दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताऊंगा कि आपके सॉफ्टवेयर में किस प्रकार परचेज़ के बिलों की एंट्री की जाएगी और किस प्रकार सेल के बिल बनाए जाएंगे। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं। यहां पर मैं एंटर लगाकर आगे चलता हूं, सेलेक्ट ए कंपनी करता हूं, आपकी फर्म के अंदर आता हूं। आपको सेल के बिल बनाने के लिए और परचेज़ के बिलों की एंट्री करने के लिए वाउचर में जाना होता है। वाउचर पे मैंने एंटर लगाया। परचेज़ बिलों की एंट्री करने के लिए आपको परचेज़ बिल में जाना होगा, सेल बिलों की एंट्री करने के लिए आपको सेल बिलों में जाना होगा। तो मैं परचेज़ बिल पर एंटर लगाता हूँ। यहाँ मेरे सामने ये लिस्ट आ जाती है। जैसे आज मेरी 25 तारीख है तो 15 दिन घटा के लिस्ट आ जाएगी। अगर आप पुरानी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसमें तारीख बदल भी सकते हैं। तो मेरे सामने 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जितने भी परचेज़ के मैंने बिल चढ़ाए हैं लिस्ट आ गई है, और इसमें मुझे अपना नया परचेज़ का बिल ऐड करना है। तो मैं यहाँ ऐड पर एंटर लगाऊंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आएगा, मेमो टाइप की टैक्स इनवाइस चढ़ाना चाह रहे हो, सेल इनवाइस यानी कि बिल ऑफ सप्लाई चढ़ाना चाह रहे हो। तो जीएसटी में 2 ही तरह के बिल होते हैं, एक तो टैक्स इनवाइस होता है, एक बिल ऑफ सप्लाई होता है। ज़्यादातर टैक्स इनवाइस ही होते हैं। तो मैं यहाँ टैक्स इनवाइस के लिए टी पर एंटर लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन स्पष्ट है, रिसीव डेट की जो आप परचेज़ का बिल चढ़ाने जा रहे हैं उसका माल आपको किस दिन मिला। माल मिलने की तारीख यहाँ भरेंगे। आपने अगर नकद पैसे देकर माल खरीदा तो यस करेंगे, अगर उधार खरीदा है तो एन करेंगे। सप्लायर नेम, जिस फर्म से आपने माल खरीदा है उस फर्म का नाम बताएंगे। मान लीजिए मैंने आपका क्या कहते हैं दीपक मेडिकल एजेंसी से माल खरीदा, तो मैं डी लिखकर एंटर लगाऊंगा तो डी वाली पार्टी आ जाएंगी। अब डी लिखकर मैंने एंटर लगाया, ये डिस्काउंट अकाउंट आ गया क्योंकि डी से कोई और नाम होगा नहीं। तो मैं यहीं बैक जा रहा हूँ, अप एरो से मैं बैक जाता हूँ। जो अप एरो से मैं बैक आ गया और मैं दबा कर यहाँ पे दीपक मेडिकल एजेंसी का नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने दीपक मेडिकल एजेंसी लिखकर एंटर लगाया तो इसने मुझे नीचे मैसेज दे दिया कि दिस अकाउंट नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू ऐड इट। यह अकाउंट नेम मौजूद नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ए दबाइए। मैंने ए दबा दिया। तो यहाँ पर आप उसकी एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ उसकी स्टेट लिख सकते हैं और यहाँ उसके जीएसटी नंबर और यहाँ उसके डीएल नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पैन नंबर, आधार नंबर लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। अगर कुछ नहीं मालूम तो खाली भी छोड़ सकते हैं। ये शेड्यूल पूछ रहा है, शेड्यूल में खाली मिलेगा आपको। यहाँ पर एंटर लगाएंगे, लिस्ट मिलेगी। खाली पे एंटर लगाएंगे तो ये आप अगर इससे माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर देना होता है, अगर आप इसको माल बेचते हैं तो डेटर देना होता है। अब मैं इसमें संडी क्रेडिटर दे रहा हूँ क्योंकि हम इससे माल खरीदते हैं। यहाँ एरिया पूछ रहा है, एरिया मुझे एंटर लगाऊंगा, एरिया की लिस्ट मिलेगी। अब ये मुजफ्फरनगर की पार्टी है तो मैं मुजफ्फरनगर दे दूँगा। अगर किसी दूसरे स्टेशन की होती तो मैं इस लिस्ट को एस्केप करके बंद करता और एरिया के आगे टाइप कर देता नाम। ये मैंने एंटर लगाया। अब ये पूछ रहा है किस बिल से माल खरीदा, बिल नंबर होगा उसका कोई ना कोई। मान लीजिए उसका बिल नंबर है G-123। जिस डेट का वो बिल है वो डेट दे देंगे और जितने रुपए का वो बिल है वो बिल बता देंगे। मान लीजिए आपका 5,250 का बिल है तो मैंने यहाँ 5,250 लिख दिया। अब मुझे ये बताना होगा कि ये जो 5,250 का बिल है इसमें कितने % वाला माल कितने रुपए का आया और उसका जीएसटी क्या क्या लग कर आया। जैसे इसमें 2.5 + 2.5 वाला माल भी आ सकता है, 6 + 6 वाला भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, 9 + 9 वाला भी आ सकता है, तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें मेरा एग्जाम्पल के लिए 5% वाला माल आता है तो मुझे 5% वाली लाइन को भरना है। तो मैं एंटर करते करते देखिए मैं आगे आ रहा हूँ और यहाँ 2.5 + 2.5 के आगे मैं इसको भरूँगा कि इसमें जिस अमाउंट पर टैक्स लगा है वो मुझे अमाउंट यहाँ भरना है, उसे टैक्सेबल अमाउंट कहा जाता है। तो मान लीजिए मेरा 5,000 रुपये का तो ये माल था और 2.5% उस पर 125 रुपये मेरा SGST लगा और 125 रुपये मेरा CGST लगा। ये जो 5,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है ये कहाँ से आपको निकाली जाएगी, ये आपके परचेज बिल में साइड में कहीं ना कहीं लिखी रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ दिखाई दे जाएगी इतने रुपये गुणा इतने % बराबर इतना। तो इतने रुपये जो होते हैं वो जो है टैक्सेबल अमाउंट और गुणा करके जो अमाउंट आता है वो GST अमाउंट होता है। जो सारी डिटेल उस परचेज बिल पर ही लिखी हुई होती है। अगर किसी वजह से नहीं लिखी हुई है तो आप अपने सप्लायर से उसे बोलिए कि वो आपको लिख कर देगा या फिर आपको मैनुअली कैलकुलेट करके यहाँ भरनी होगी। अगर इस बिल में 6 + 6 वाला माल भी आया तो आप उसको उसके आगे भरेंगे, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देंगे। हमारा टारगेट जो होता है कि जो नीचे रेड कलर का मिल अमाउंट बनना है
वो हमारे ओरिजिनल बिल अमाउंट से मिल जाना चाहिए। तो ये 5250 ही आ गया। अगर बिल में कोई राउंड ऑफ हुआ है, 10-20 पैसे प्लस माइनस हुए हैं, तो यहाँ बराबर में डिफरेंस दिखाई देगा। तो आप यहाँ माइनस के 10 पैसे इस तरीके से लिख के, या प्लस के 10 पैसे लिखनी है तो 0.10 लिख के इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ये बताना होगा कि क्या क्या आइटम आए हैं। तो अब क्या क्या आइटम आए हैं, मान लीजिए इसमें विजिलेक कैप्सूल आया तो मैंने वी लिखा, एंटर लगाया, विजिलेक आ गया। वी से अगर कोई और नाम होते तो लिस्ट आ जाती, उसमें से हम विजिलेक पर एंटर लगा देते। अब देखिए उसकी MRP 24 रुपये आ गई। अब 24 रुपये हो सकता है अब MRP बढ़कर आई हो, अगर 26 रुपये आ गई है तो आप यहाँ 26 लिख देंगे। जो भी परचेज बिल में आई है वही लिखनी है आपको। अब मान लीजिए उसने आपने 2 डब्बे खरीदे, तो आपने 20 पत्ते आए, तो आपने 20 पत्ते यहाँ लिख दिए। जो फ्री में पत्ते आए हैं वो यहाँ लिख दिए। जो रेट लग कर आया है वो आप यहाँ लिख दें। मान लीजिए आपका 15 रुपये 45 पैसे लग कर आया है, आपने यहाँ लिख दिया। कई बार क्या होता है कि आपके जो परचेज बिल हैं वो डब्बों में आते हैं, तो आप उन्हें पत्ते में चढ़ाइए, पत्ते करके। तो पत्ते का रेट चढ़ाने में क्या होता है कि रेट में आप 3 अंकों तक लिख सकते हैं। 1% के लिए मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लीजिए 154 रुपये 55 पैसे का डब्बा है, तो एक पत्ते की रेट हो गई 15 रुपये 455 पैसे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन आएगी। तो अब ये पूछा है कि इस आइटम पे आपको कितना डिस्काउंट मिला है। मान लीजिए 3 मिला है तो 3% भर देंगे, 4 मिला है तो 4% भर देंगे। और कितना GST लगा है, मान लीजिए 6 लगा है SGST और 6 लगा है CGST। फिर यहाँ पे बता देंगे कि क्या बैच नंबर आया है, जो भी एंटर करके यहाँ पे बैच नंबर आया होगा वो लिख देंगे। और जो उसकी एक्सपायरी है, मान लीजिए इसकी आई है अगस्त 18 या अगस्त 19, जो 01/08/2019। तो इसमें एक्सपायरी भरने के समय 0 दिन में 01 ही भरना है, मंथ एंड ईयर हमारा सही होना चाहिए। अगर ये पूछ रहा है डिस्काउंट, तो कई बार आपके बिल में 2 डिस्काउंट आ जाते हैं, तो दूसरा डिस्काउंट आप यहाँ भर सकते हैं। और कईयों में स्कीम भी आती है, जो आप परचेज बिल चढ़ा रहे हैं तो अमाउंट में आती है, मान लीजिए तो अमाउंट में स्कीम यहाँ भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया होलसेल। देखिए अपने आप 15 रुपये 45 पैसे आ गई। कई बार क्या होता है कि आपके रेट नेट आते हैं, तो उसकी जेन्युइन होलसेल जो होगी वो आप यहाँ अगर आपको याद है तो भर दीजिए, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अपने आप ये बताएगा कि आपका ये जो होलसेल है 40% मार्जिन पे आपको मिल रहा है। MRP से ये होलसेल को घटा के मार्जिन बना लेता है। अगर नेक्स्ट टाइम इसको परचेज करेंगे और दोबारा किसी अलग मार्जिन से ये परचेज होता है, तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि पहले 40% पे होलसेल बनी थी, अब 35 पे क्यों बनी है या 55 पे क्यों बनी है, तो आपको पता लग जाएगा। मैंने एंटर लगाया। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये शेड्यूल H1 का आइटम है तो यहाँ H1 दीजिए, अदरवाइज़ खाली छोड़ दीजिए। नॉर्मल आइटम है तो मैंने खाली छोड़ दिया। इस तरीके से आप अपना दूसरा आइटम भर सकते हैं, तीसरा भर सकते हैं, चौथा भर सकते हैं। जैसे अब ये एक आइटम भरा तो मैंने 336 रुपये कैलकुलेशन आ गई। तो ये 5250 रुपये का बिल था, तो सब आइटम भरोगे तो आपका ये 5250 ही नीचे टोटल आ जाएगा। अगर 1-2 रुपये 1-आधा रुपया कुछ कम बढ़ती होता है तो वो कोई डोंट वरी, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर सबके कैलकुलेशन स्टाइल का अंतर होता है। अब मान लीजिए इस बिल में मान लीजिए एक टैबलेट और आ गई जो मेरे पास लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। तो मान लीजिए मैंने लिखा मोबाइल टैबलेट। मोबाइल टैबलेट में मैंने एंटर लगाया तो इसने कहा दिस आइटम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस A टू एडिट। अब A से ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, इसकी पैकिंग लिख देंगे। पैकिंग में आपको बार बार बताता हूँ कि पैकिंग में आपको ध्यान रखना है कि टैबलेट और कैप्सूल जो होते हैं वो काट कर बेचे जाते हैं, तो उसमें कोई अल्फ़ाबेट यूज़ मत करिए पैकिंग में। तो 1/10 मैंने लिखा है, तो मैंने एंटर कर दिया। इसको 1/10 के बाद कोई अल्फ़ाबेट TAB टैब लिख देते हैं लोग, तो वो मत लिखिए। जैसे ही मैंने 1/10 लिखा तो नीचे देखिए लूज क्वांटिटी पर ये 10 अपने आप आ गया। अगर मैं 1/15 लिखता तो यहाँ 15 आ जाता, 1/6 लिखता तो यहाँ 6 आ जाता। अब मेरे को यहाँ इसकी MRP बतानी है। मान लीजिए इसकी MRP है 60 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी कितनी आई है। मान लीजिए एक डब्बा आया, 10 पत्ते आए हैं, 10 यहाँ लिख दिया हमने। जो भी इसका रेट आया है वो हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए इसका रेट आया है आपका 40 रुपये। जो भी डिस्काउंट आया है वो डिस्काउंट दे देंगे। अब मान लीजिए प्रोडक्ट 9+9 वाला है, तो आप यहाँ 9+9 भरिए। जो भी इसका बैच नंबर आया है वो भर दीजिए, जो इसकी एक्सपायरी है वह भर दीजिए। अगर कोई सेकंड डिस्काउंट आया है तो यहाँ भरिए, अगर कोई स्कीम अमाउंट में आई है तो यहाँ भरिए। अरे अब ये क्योंकि नया प्रोडक्ट बनाया आपने तो ये पूछेगा भाई किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे इसकी कंपनी का नाम बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि इसकी कंपनी का नाम नहीं पता, एक जनरल नाम की कंपनी बना लीजिए, एंटर लगाइए, A से ऐड करिए और यह है जनरल नाम की कंपनी में सेव हो जाएगा।
बाकी ये होलसेल अपने आप आ गई, मार्जिन अपने आप आ गया। अब जब भी आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये किस HSN कोड का प्रोडक्ट है, इसका HSN कोड क्या है। अगर आपके पास ये 9+9 वाला आइटम है, मैंने HSN कोड पर एंटर लगाया तो मुझे HSN कोड की लिस्ट दिखाई देगी। अब इसमें तो वो कोड ही नहीं है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं इसका कोड था 3004 ही, तो मैंने 3004 लिखा। अब 3004 लिखते ही ये 12+6 आ गया। अब जबकि ये है आपका जो 9+9 वाला, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। 3004 के बाद मैं कुछ थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं बाद में परसेंटेज लिख के। ये किसी वजह से ये है आगे नहीं जा रहा, फिलहाल मैं इसका दूसरा बना देता हूँ। थोड़ी सी उसमें 18 लिख के आगे नया कोड बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए इसका प्रोडक्ट का कोड आ गया 3005 कर देता हूँ। फिलहाल मैं ए से ऐड करा मेडिसिन 18 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। एंटर करके ये किस रैक में रखा है, यहाँ रैक दे सकते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। शेड्यूल दोबारा पूछ रहा है, ये अब खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए यहीं बैठे बैठे मैंने प्रोडक्ट बना लिया। तो इस तरीके से आप परचेज के बिलों की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। आप अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि सेल के बिल कैसे बनाए जाएंगे। अब मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ, तो यहाँ जितने भी मैं परचेज के बिल में इसके अंदर एंटर करता जाऊँगा, लिस्ट बनती जाएगी। अगर मुझे किसी परचेज बिल में दोबारा जाना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा, एंटर लगाऊँगा। एंटर करते करते मैं आगे बढ़ता रहूँगा और एंटर करते करते आगे बढ़ता रहूँगा। फिर मैं वापस उसी जगह आ जाऊँगा जहाँ मैंने ये छोड़ा था, और एंटर लगा के अगला आइटम इसमें करके इसे कंप्लीट कर लूँगा। फिलहाल तो ये मैं बाहर जा रहा हूँ स्किप करके। अब मैं आपको बताता हूँ सेल के बिल कैसे बनते हैं। सेल के बिल बड़ा बनाना सिंपल है। सेल के बिल के लिए हम यहाँ जाते हैं, सेल बिल पर एंटर लगाते हैं, एंटर लगाते हैं, एंटर लगाते हैं। तो देखिए आप 25 तारीख लिखिए तो 25 के बिल आपके सामने आ जाएंगे जो भी आपने बनाए हैं। अगर किसी बैक डेट के बिल देखने हैं तो बैक डेट तारीख चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ टू ऐड न्यू इनवाइस प्रेस एंटर पर मैं एंटर लगा रहा हूँ। बिल नंबर आ गया, टैक्स इनवाइस बनेगा, ये बिल डेट हो गई। नकद में बिकता है ज़्यादातर माल तो यस करेंगे, उधार में बिकता है तो नो करेंगे, क्रेडिट कार्ड से ले रहे हो तो सी करेंगे। आर मतलब आर उन लोगों के लिए यूज में होता है जो पूरे दिन की एक ही एंट्री करना चाहते हैं कि 10,000 रुपये का सेल हुई है, उसमें 5% की, ये अपने आप उसका बाइफर्केशन कर लेगा, आइटम नहीं चढ़ाना चाहते। पेशेंट का कोड भी आपको बाद में बताया जाएगा। ये पेशेंट का नाम अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अकाउंट कैश ही रहेगा, और अगर कोई कार्ड दिया है किसी ने तो उसका कार्ड या चेक नंबर हम यहाँ भर सकते हैं। मान लो चेक दिया है तो चेक नंबर हम यहाँ भर सकते हैं। रेफर्ड बाई में डॉक्टर का नाम आता है, किस डॉक्टर का रेफ़र किया हुआ है, यहाँ एंटर लगाऊंगा, लिस्ट आएगी। अब डॉक्टर का नाम मैंने लिखा नहीं है, मान लीजिए मैंने डॉक्टर का नाम लिख दिया डॉक्टर अजय, तो मैंने यहाँ एंटर लगाया, फिर ए से ऐड कर दिया। यहाँ उसका अगर एड्रेस लिखना चाहें तो एड्रेस लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। पेशेंट का एड्रेस अगर आप लिखना चाहें कि कहाँ का है ये, तो यहाँ पेशेंट का एड्रेस लिख सकते हैं। खाली भी छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इस ऐसे ही फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अब मुझे बताना होगा कि मान लीजिए मैंने 4 कैप्सूल विजिलैक के दिए, तो यहाँ वी लिखूँगा, एंटर लगाऊंगा। तो एकदम मेरे को इसने बता दिया कि विजिलैक के 2 रेट का माल है मेरे पास। तो यहाँ एंटर लगाया तो इसमें लिस्ट आ गई कि 24 रुपये MRP का भी है और 26 रुपये। कौन सा बेच रहे हो आप? तो देखिए 24 रुपये MRP में तो स्टॉक है ही नहीं, जीरो है। 26 रुपये MRP में 220 गोली का स्टॉक, कैप्सूल का स्टॉक है। तो मैंने एंटर लगा दिया जी पर ही। अब मैं 4 बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ 4 लिख दूँगा। अपने यहाँ पे एक कैप्सूल का रेट आ गया। अब यहाँ नीचे एंटर लगाते बैच नंबर पर आ गया, बैच नंबर पे मैं एंटर लगाऊंगा, क्योंकि एक ही बैच नंबर है इसलिए अपने आप ही उसने टाइप कर दिया। अगर एक से ज़्यादा बैच नंबर होते तो लिस्ट आ जाती बैच नंबर होगी, उसमें से मैं बैच सेलेक्ट कर लेता। और एक्सपायरी पर भी मैंने एंटर लगाया। अब ये पूछ रहा है शेड्यूल H1 का प्रोडक्ट है तो H1 भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं बिल बना सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने मोबाइल टैबलेट का बिल बनाना है, मैंने मोबाइल लिखा, सीधा देखिए सीधा क्वांटिटी पे आ गया, रेट वेट सब अपने आप आ गए। अब मान लीजिए मेरी इसको 10 गोली लेनी है, 10 लिखा, रेट वही रहेगा, एंटर, बैच नंबर पे एंटर लगाया, बैच नंबर अपने आप आ गया। तो बहुत तेज़ी से बिल बन जाएंगे। 70 रुपये का ये बिल बन गया। अब इस बिल को मैं बाहर जाता हूँ, प्रिंट करना है तो एस्केप करके मैं बैक जाता हूँ और इस बिल के ऊपर जाता हूँ और F8 वाली की प्रेस करके मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने ये F8 वाली की प्रेस की है, तो ये जितनी कॉपी होगी निकालनी है उतनी कॉपी मैं निकाल सकता हूँ। तो इस प्रकार आप हमारे सॉफ्टवेयर में सेल के बिल बना सकते हैं, और परचेज के बिल की एंट्री मैंने आपको बता ही दी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। मैं इसको बंद कर रहा हूँ।